गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राष्ट्रीय स्वामी हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ये द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत पद्धत व्यवस्थापन का अध्ययन करेंगे। पद्धत व्यवस्थापन का सामान्य यदि हम अर्थ लें तो पद्धत का अर्थ है देना या सौंपना। व्यवस्थापन का तात्पर्य होता है कानून बनाना। तो जब कोई कानून बनाने की अपनी शक्ति है, वो किसी दूसरी संस्था को सौंपता है, तो उसको हम कहते हैं पद्धत व्यवस्थापन। अब इसकी विस्तार से चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन समय में जब संसद थी तो उसके पास इतना अधिक कार्यभार नहीं था और संसद अपने लगभग सभी कार्य स्वयं कर लेती थी। किंतु धीरे धीरे जब कार्यों की जटिलता और विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ने लगी, तो व्यवस्थापिका के पास इतना समय नहीं होता था और न ही उसके पास इतना दक्ष ज्ञान होता है कि वो सभी विधेयकों पर विस्तृत रूप से उन पर विचार करें, उनका विश्लेषण करें और उनकी बारीकियों का अध्ययन करते हुए कानून बना सके। तो अब इस पद्धत व्यवस्थापन के माध्यम से संसद जो है कानून बनाने का अपना कार्य है, वो किसी रूप में दूसरी संस्था को स्थानांतरण कर देते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि विधि निर्माण का मुख्य कार्य संसद का होता है और व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करते हैं और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून ही पारित होते हैं और वो अंतिम रूप से कानून माने जाते हैं। लेकिन चूंकि संसद के पास कार्यों की बहुत अधिकता रहती है, उनके कार्यभार वो अपने समस्त कानूनों को वो संभाल नहीं पाती है, तो संसद किसी भी जब कानून उसके सामने आता है, पेश किया जाता है संसद की पटल पर, तो व्यवस्थापिका उस कानून को बारीकियों को न समझ पाने के कारण वो उसकी एक मोटा मोटी रूपरेखा तैयार कर देता है। अर्थात उस कानून को बनाने के लिए वो अपना समय में विशेषज्ञता नहीं दे पाता है, तो वो उसकी एक एक हम कह सकते हैं कि उसके एक जो ढांचा है वो तैयार कर देता है और मोटा मोटी रूप से ये बता देता है कि इस कानून का ये स्वरूप होगा और बाकी उसमें नियम है, उपनियम, धारा, उपधारा जोड़ने का कार्य वो कार्यपालिका को सौंप देता है। तो अर्थात वो अपनी शक्तियों का स्थानांतरण कार्यपालिका को कर देता है, उसको कार्यपालिका को प्रदत्त कर देता है। अब जो मूलतः जो शक्तियां संसद की है, व्यवस्थापिका की है, व्यवस्थापिका अपनी प्रदत्त विधायन के माध्यम से वो शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है कि हमने कानून का मोटा मोटी रूपरेखा तैयार कर दी है, आप उसका विस्तृत रूपरेखा, विस्तृत ढांचा बनाकर इसको कानून को तैयार कीजिए। तो ये इसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन और इसे सामान्य भाषा में आजकल कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो मूल शक्तियां हैं उनका स्थानांतरण व्यवस्थापिका से कार्यपालिका को हो गया है। अब हम देखें कि प्रदत्त व्यवस्थापन का क्यों इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को अपना जो मूल कार्य था वो खुद ने करके कार्यपालिका या जो जो विभाग है विभिन्न कार्यपालिका के, उनको प्रशासनिक ढांचे को ये काम सौंपना पड़ा कि आप इस कानून का विस्तृत ढांचा रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इसके संबंध में यदि हम इंग्लैंड के संदर्भ में बात करें, तो इंग्लैंड में चूंकि पहले जो संसद थी उसके पास कार्यभार इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप विकसित होता गया। तो 1925 में हम देखें तो उसमें रेटिंग तथा वैल्यूएशन दो एक्ट है, ठीक है। उनके अनुसार मंत्री जो न केवल आदेशों को जारी करते हैं, बल्कि मंत्रियों को उस समय ऐसी शक्तियां दी गई थी कि वो की जो उन्होंने आवश्यकता एवं जो उचित उनको प्रतीत हो मंत्रियों, तो उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते थे। तो इस तरह से संसद ने उनको शक्ति दी 1925 में रेटिंग एवं वैल्यूएशन एक्ट के माध्यम से। और ये व्यवस्थापन धीरे धीरे इसका स्वरूप विस्तृत होता गया और आज हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन एक कार्यपालिका के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में काम में आने लगा। कारण हम देखें तो सबसे पहला कारण ये है कि संसद के पास समय का अभाव रहता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है और राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप होने के कारण संसद की कार्य शक्ति है, वो कार्य करने की जो उसकी क्षमता हालांकि नियंत्रण बढ़ रही है, लेकिन कार्यभार संसद के ऊपर अत्यधिक बढ़ गया है।
क्योंकि लोक कल्याण के लिए हम नए-नए नियम बनाने पड़ते हैं, नए-नए कानूनों को पारित करना पड़ता है। तो संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी कार्यों को, सभी कानूनों को विस्तृत रूप से तैयार कर सकें। अब ब्रिटेन के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटेन में हालांकि अब संसद के कार्य दिवस और कार्य करने के जो घंटे हैं वो बहुत अधिक बढ़ा दिए गए थे। प्रारंभ में जब 116 दिन थे तो 904 घंटे होते थे, अब वही 161 दिन और 1320 घंटे काम करती है संसद। लेकिन फिर भी चूंकि लोक कल्याण का राज्य है तो कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है, तो संसद की ये मजबूरी बन गई है कि वो प्रदत्त विधान का प्रयोग करते हुए जो अपने कार्यों का, कानूनों का जो विस्तृत रूपरेखा बनाने का काम कार्यपालिका को ही सौंपे। दूसरा कारण है कि कानून की जटिलता का बढ़ना। हम सब जानते हैं कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य चुनकर आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुनकर आते हैं, वो सामान्यतः जनप्रतिनिधि होते हैं। और जनप्रतिनिधि होने के कारण उनके पास सामान्य योग्यता होते हैं और वो अपने विषयों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। और आज वर्तमान में विज्ञान इतनी उन्नति कर चुका है, तकनीकी विकास हो गया है और औद्योगिकीकरण के कारण कानून की जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही है। और जो सांसद हैं वो इतने विशेषज्ञ नहीं होते हैं कि वो सभी जटिलताओं को भली भांति समझ सकें। इसलिए उनकी एक तरीके से संसद की मजबूरी बन जाती है कि वो कानून की रूपरेखा तैयार करके ही संतुष्ट हो जाएं और बाकी काम वो मंत्रिमंडल को और उनके मंत्रिमंडल को सौंप दे, ताकि मंत्रिमंडल अपने विशेषज्ञों की सहायता से कानून का विस्तृत रूपरेखा तैयार करे और उसमें अनेक प्रकार के नियम या उपनियम जो जोड़ने हैं वो उसको जोड़कर उसका स्वरूप निर्धारित करें। तो ये कानून की जटिलता के बढ़ने के कारण भी संसद की ये मजबूरी बन गई है कि वो प्रदत्त विधान का प्रयोग करे। तीसरा कारण है कि कानून का लचीलापन। इसका तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि जब यदि कार्यपालिका कानून का निर्माण करती है तो आवश्यकता के अनुसार सरलता से उनमें अपने अनुरूप परिवर्तन कर लेती है, क्योंकि समय तेजी से परिवर्तित होता रहता है और कुछ जो आज आवश्यक जो कानून लगते हैं कुछ समय बाद में जो वो ऐसा लगता है कि उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो कार्यपालिका के माध्यम से जब संसद सौंप देती है उसको कानून की रूपरेखा बनाने का अधिकार, तो कार्यपालिका आवश्यकता के अनुसार उनको अपनी जो पद्धति परिस्थिति है उनके अनुसार वो ढालकर उस कानून का स्वरूप निर्धारित कर लेती है। चौथा जो कारण है कि संकटकालीन परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक होता है और संसद का अधिवेशन बुलाना उन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में पुराने कानून जो है उनको परिवर्तन करना है या किसी नए आदेश नियम उपनियम बनाना है तो कार्यपालिका आसानी से उनको कर सकते हैं। इसलिए संकटकालीन परिस्थितियों के अनुरूप पद्धति व्यवस्थापन को माना जाता है। अब अब हम आगे देखते हैं कि प्रदत्त विधायन के लाभ क्या-क्या हैं। संसद रूपरेखा मोटा-मोटी बनाकर उसे कार्यपालिका को सौंप देती है। कार्यपालिका उसको विस्तृत ढांचा बनाकर उसको तैयार करती है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो इस कारण हम समझ चुके हैं कि संसद के पास इतनी समय नहीं होता, उसके पास इतने विशेषज्ञ नहीं होते और कानून बनाने यदि कार्यपालिका को सौंपते हैं तो कानून में लचीलापन रहता है और संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। तो इसके लाभ हम देख लेते हैं। तो ये इसके लाभ है और लाभ भी हम इन्हीं को देख सकते हैं कि ये पद्धति व्यवस्थापन कितना उपयोगी है और कितना ब्रिटेन में विस्तृत हो चुका है। इसका अंदाजा हम ऐसे उदाहरण के द्वारा लगा सकते हैं कि 1952 में जो संसद कानून बनाती थी उसमें 675 पृष्ठ पद्धति व्यवस्थापन के लिए बने जाते थे और अब पद्धति व्यवस्थापन के नाम से 3980 पृष्ठ गए हैं। अर्थात पद्धति व्यवस्थापन का जो दौर है, जो स्वरूप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कार्यभार भी लगातार बढ़ता जा रहा है संसद का। इसलिए संसद लगातार पद्धति व्यवस्थापन का प्रयोग कर रही है। इसके लाभ है कि सबसे पहले तो संसद का समय बचता है। यदि किसी कानून की मोटा-मोटी रूपरेखा बनाकर संसद कार्यपालिका को सौंप देती है तो बाकी जो समय है तो संसद उनको दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उस समय का प्रयोग कर सकते हैं। कानून में लचीलापन आता है क्योंकि कार्यपालिका अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन कर लेती है। संकटकालीन परिस्थितियों के लिए उपयोगी है क्योंकि संकट काल में जब अचानक किसी विषय पर निर्णय लेना होता है तो कार्यपालिका उस हिसाब से उसमें निर्णय ले लेती है और चूंकि कार्यपालिका मंत्रिमंडल अलग-अलग विभाग होते हैं तो उनके पास अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञ है वो अपनी उनकी बारीकियों, कानून की बारीकियों को समझते
कुछ नए नए नियम धारा उधारा बनाकर उसमें जोड़ते हैं और उसको कानून को विस्तृत रूप देते हैं। तो इसलिए ये पद्धति व्यवस्थापन लगातार उपयोगी है और बनता जा रहा है और अत्यंत आवश्यक भी हो चुका है। कुछ विद्वान पद्धति व्यवस्थापन की आलोचना करते हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड हेवर्ड का। लॉर्ड हेवर्ड भी पद्धति व्यवस्थापन की आलोचना करते हैं। वो एक प्रमुख एक इंग्लैंड के न्यायाधीश रह चुके हैं और इसकी निंदा करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम उन्होंने दिया था द न्यू डेस्पोटिज्म। क्या नाम था पुस्तक का? द न्यू डेस्पोटिज्म, से नवीन निरंकुशता कहते हैं। और हेवर्ड कहते हैं कि पद्धति व्यवस्थापन है जो उस पर संसद का नियंत्रण नहीं रहता है और संसद की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के हाथों चली जाती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पद्धति व्यवस्थापन के माध्यम से कार्यपालिका हावी हो जाती है और इससे संसद की शक्ति कमजोर हो जाती है और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके अलावा इसकी आलोचना ये की जाती है कि पद्धति व्यवस्थापन में कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों का केंद्र हो जाता है। ठीक है। दूसरा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों के कार्यों का विभाजन किया गया है, लेकिन पद्धति विधायन के माध्यम से कार्यों का विभाजन नहीं रह पाता और संसद के कार्यों का प्रयोग कार्यपालिका करने लग जाती है। तो ये आलोचना की जाती है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। और इनमें ये इसकी एक आलोचना की जाती है कि कर लगाने की जो शक्ति है वो संसद को दी जाती है और यदि इस संदर्भ में वित्त संबंधी कोई काम है वो यदि कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है तो लोकतंत्र के प्रतिकूल हो जाता है। इस तरह से पद्धति विधायन की आलोचना की जाती है कि ये लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है और कार्यपालिका की शक्तियों को ये नियंत्रण बढ़ा देती है और संसद को कमजोर करती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज की स्थिति में जब विषयों के इतने जटिल बन चुके हैं तकनीकी दौर में, रोज और निरंतर नए नए विकास हो रहे हैं, विज्ञान की उन्नति हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कानून को बनाने के लिए बहुत अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो संसद की ये मजबूरी बन गई है कि वो पद्धति विधान का प्रयोग करें। इसलिए पद्धति विधान को आज आवश्यक बुराई के नाम से जाना जाता है। बुराई है क्योंकि ये संसद की शक्तियों को कमजोर करती है, लेकिन आवश्यक भी है क्योंकि संसद के पास इतना समय और विशेषज्ञता नहीं होती कि वो इसका पद्धति विधान का प्रयोग न करें। इसलिए पद्धति विधान को आज आवश्यक बुराई माना जाता है। लेकिन हम आज कह सकते हैं कि पद्धति विधान का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां आवश्यक है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कार्यपालिका हैं उनको उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाए, उनकी परिसीमाएं लगा दी जाए कि भाई आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और प्रशासनिक नियम या उपनियम जो बनाते हैं उनकी कार्यपालिका बनाती है तो उनकी जानकारी संसद को भेजी जानी चाहिए। और साथ ही पद्धति विधायन में जो शक्ति है, विधायन की समिति है जो पद्धति विधायन को देखती है, उसको प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। अतः हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि आवश्यक है पद्धति विधायन और इसलिए इसको प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है, लेकिन इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कार्यपालिका है या प्रशासनिक अधिकारी है जो इस विधान का प्रयोग करते हैं वो स्वेच्छाचारी न बन जाए और नागरिकों की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से इसमें हनन न हो, इसलिए उसकी प्रॉपर और निगरानी रखनी इसकी आवश्यक है। अब हम पद्धति विधान के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि पद्धति विधान के क्या कहते हैं, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है। अब हम थोड़ा सा ब्रिटेन की जो विधि की शासन की व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं। विधि के शासन ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो विद्वान थे डाइसी, उनके रूल ऑफ लॉ की प्रमुख मान्यता जो उनकी जो रचना है, उन्होंने रचना लिखी थी संविधान की विधि, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पुस्तक में उन्होंने जो इस सिद्धांत की व्याख्या की है, ब्रिटेन में प्राय उसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसमें उन्होंने डाइसी ने जो विधि के शासन की संकल्पना दी है उसमें उन्होंने 3 बातों पर विशेष रूप से अपना पक्ष रखा है। सबसे पहला है कि बिना अपराध के व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटेन की संविधान की एक प्रमुख विशेषता, शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है जो कि ब्रिटिश जनता को लोकतंत्र के प्रति संरक्षण देती है
और निरंकुशता और स्वेच्छाचारी के लिए रोक लगाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इसको हम जैसा हम पढ़े हैं कि डाइसी ने जो संकल्पना दी है वो ब्रिटेन में इसको स्वीकार किया गया है। तो डाइसी ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ के तहत 3 पक्ष शामिल किए जाते हैं। पहला है कि बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, कि जब किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता या उसको शारीरिक या मानसिक संपत्ति किसी भी रूप से उसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया गया हो, और न्यायालय ने उसे ये घोषित नहीं किया गया हो कि हाँ, न्यायालय में साबित न हो पाया हो जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी इसका मुख्य पक्ष है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, इसे हम विधि के समक्ष समता समानता भी कह सकते हैं। डाइसी का ये मानना है कि चाहे वो एक छोटे से छोटे कर्मचारी हो और सिपाही हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, यानी कि एक निम्नतम व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। हर सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किस कानून में नहीं परिवर्तन किया जाएगा कि ये प्रधानमंत्री है या कोई ये गरीब या निम्न सिपाही है। तो सभी व्यक्तियों के लिए यदि वो गैर कानूनी कार्य करता है तो उसको विधि के समक्ष समानता के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन में सम्राट इसका अपवाद है, क्योंकि ब्रिटेन में सामान्य कहावत है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, और ये इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में चूंकि सम्राट एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और वो वही करता है जो कि मंत्रिमंडल उसको परामर्श देता है। तो उसके लिए जो सम्राट को कार्य करता है उसके लिए उत्तरदायी मंत्रिमंडल होता है, न कि सम्राट। इसलिए सम्राट के संबंध में ये माना जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है कि तीसरा इसमें सिद्धांत है कि इंग्लैंड में जो संविधान के जो सामान्य सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो ब्रिटेन में संविधान है उसमें जो निर्णय निकल कर आते हैं वो बनाए गए नहीं निर्णय नहीं होते, बल्कि समय समय पर जो न्यायपालिका ने निर्णय दिए हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, वो ही निर्णय है वो इंग्लैंड में संविधान के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका जो पहला नियम है, जो व्यक्ति बिना अपराध दंड नहीं दिया जा सकता, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। इसका मतलब यह है कि सभी साधारण व्यक्ति से लेकर देश के बड़े से बड़े अधिकारी तक, प्रधानमंत्री तक, सभी के लिए सामान्य विधि ही लागू होगी। साधारण न्यायालयों में ही उनके विरुद्ध अपराध के लिए उनके अपराध के विरुद्ध उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांस में जो है एक प्रशासकीय विधि प्रचलित है। प्रशासकीय विधि का मतलब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए अलग से न्यायालय बनाए गए हैं, और उन्हीं न्यायालयों में यदि उन अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उनकी सुनवाई साधारण न्यायालयों में न होकर उन प्रशासनिक न्यायालयों में होती है। तो डाइसी यहाँ ये कहता है कि ब्रिटेन में कोई भी नागरिकों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अलग से न्यायालय नहीं होगा। सभी के ऊपर यदि कानून का उल्लंघन करता है तो साधारण न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा और वहीं पर उसकी सुनवाई की जाएगी। तीसरा में हम देखते हैं कि अमेरिका में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन वो स्वतंत्रता उनको संविधान के माध्यम से प्राप्त हुई है। संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्रता की वहाँ बात की गई है, लेकिन इंग्लैंड में हम देखते हैं कि इसका उल्टा हुआ है। यहाँ पहले न्यायालय स्वतंत्रता की बात करता है, उसके बाद जो न्यायालय निर्णय देता है वो संविधान में लिखे जाते हैं, और न्यायालय के माध्यम से संविधान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसलिए संविधान है वो नागरिकों के अधिकारों का स्रोत है, न कि परिणाम। इस प्रकार विधि के शासन में के तहत डाइसी ब्रिटेन में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली, एक अवधारणा तैयार करता है। धन्यवाद।